नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तानातानी में लगातार वृद्धि जारी है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। बीच में कानून मंत्री ने एक पत्र भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को कि क्यों नहीं कॉलेजियम सिस्टम में केंद्र सरकार का एक सदस्य भी हो, और बाकी उपराष्ट्रपति महोदय भी जो है कि वो टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने भी कई टिप्पणियां की हैं, लेकिन अब यह तनाव और भी एक चरण ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से कई बार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कई सारे नामों की सिफारिश हाई कोर्ट के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए करती है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार खुफिया एजेंसियों यानी आईबी और रॉ के एक तरह से रिपोर्ट के हवाले से कई आपत्तियां प्रकट करती हैं कि ये कई सारी आपत्तियां, और उन आपत्तियों के हवाले से उन नामों को फिर से कॉलेजियम को वापस कर देती हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट नए ढंग से उन नामों को भेजती है या कई बार नहीं भी भेजती है। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है हमारी, उसने एक तरह से पहली बार यह निर्णय लिया कि जो केंद्र की खुफिया एजेंसियां आईबी और रॉ की रिपोर्ट्स है उसको पहले पब्लिक डोमेन में भी लाया गया, और वहां पे सिर्फ कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए जो नाम थे उनके लिए केंद्र सरकार की क्या आलोचनाएं थीं आईबी और खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट्स के हवाले से, उन रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्तियां प्रकट करते हुए एक एक पॉइंट दर पॉइंट कि पॉइंट में क्या कहा गया, रॉ की रिपोर्ट में क्या कहा गया, आईबी की रिपोर्ट में, और उसको लेके जो आलोचनाएं की गई और नाम को वापस लौटाया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो वो वहां पे उसको तर्कसंगत जवाब दिया गया है और ये पब्लिक डोमेन में रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा ये पूरा मामला है क्या। देखिए, 18 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में के माध्यम से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। वहाँ पे कई सारे जजेस की, यानी 18 जनवरी को कई सारे जजेस जिनके नाम की सिफारिश पहले की गई थी और केंद्र सरकार ने उन नामों को खारिज कर दिया था, उन नामों की सिफारिश फिर से कर दी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया है कि अगर जिन नामों की सिफारिश वो फिर से कर रहे हैं दोबारा और स्वीकार किए गए नामों को, उन सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य है। इसमें जो कई नाम है मित्रों, सबसे पहले जो नाम जो चर्चा में है अभी इस समय, सोमशेखर सुंदरेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का कहना है, वो एक तरह से उनके नाम की नियुक्ति की गई है बंबई हाई कोर्ट के जज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो वाणिज्यिक मामलों में बड़ी गहन जानकारी रखते हैं, और अगर वो बंबई हाई कोर्ट के जज बनते हैं तो बंबई हाई कोर्ट के लिए एक एसेट की तरह होंगे, एक अमानत की तरह होंगे, और उनके नाम को जिस तरह से केंद्र सरकार बार बार वापस लौटा रही है यह अत्यंत आपत्तिजनक है। इसलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपने वेबसाइट पे स्पष्ट कर दिया है कि आखिर केंद्र सरकार की आपत्ति क्या रहती है सोमशेखर सुंदरेशन के मामले में। क्या वो आपत्तियां इतनी गंभीर हैं कि उन आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट के जज के लिए अयोग्य माना जाए? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आईबी और रॉ रिपोर्ट्स के हवाले से केंद्र सरकार ने उनको जानकारी भेजी है, तो उनके ऊपर पहला एक तरह से ये केंद्र सरकार का आरोप है सोमशेखर सुंदरेशन के ऊपर कि उन्होंने सीए एनआरसी को लेके उसके विरोध में सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल लिखा था या इंटरनेट मीडिया पे एक आर्टिकल लिखा था, और इसके अतिरिक्त अन्य कई सारे न्यायालय में समीक्षाधीन विषयों के ऊपर भी उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी। इन टिप्पणी के आधार पर उन्हें बताया गया कि वो अयोग्य हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। किसके तरफ से बताया गया? ये एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो कॉलेजियम है, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो कॉलेजियम है अभी, उस कॉलेजियम ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि सोमशेखर सुंदरेशन ने ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं की है। अनुच्छेद 19(1)(a) भारतीय संविधान का एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। यह सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है, हम सबों को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है, और वरिष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेशन भी भारत के नागरिक हैं। ऐसे स्थिति में फंडामेंटल राइट, वो विशिष्ट अधिकार उन्हें भी उपलब्ध है, और उस विशिष्ट अधिकार के नाते अगर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, सरकार विरोधी टिप्पणी भी की है, उस कारण से उन्हें अयोग्य नहीं मान सकते।
सरकार विरोधी टिप्पणी करना किसी के लिए भी एक अयोग्यता की स्थिति नहीं बन सकती कि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। आप आलोचना कर सकते हैं, हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और इस डेमोक्रेसी में हर किसी को सरकार की योजनाओं का, सरकार की नीतियों का, अलग अलग चीज़ों का व्यक्तिगत जीवन में उसके आलोचना करने के पूरे अधिकार हैं और उस अधिकार के कारण सोमशेखर सुंदर सेन ने वो आलोचनाएं की थी। इसलिए केंद्र सरकार के तमाम आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसे खारिज करते हैं और इनके नाम की फिर से सिफारिश करते हैं। क्योंकि देखिए, इनके नाम की जो इसके पहले सिफारिश हुई थी वो सिफारिश 4 अक्टूबर 2021 को हुई थी, फिर 16 फरवरी 2022 को हुई। तो सोचिए 2021 में भी सिफारिश हुई इनकी नाम की, केंद्र सरकार ने लौटा दिया। फिर 16 फरवरी 2022 को भी हुई पिछले साल, फिर लौटा दिया। और अब 18 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सोमशेखर सुंदरेशन के नाम को भेज दिया। अब इसी तरह से सौरभ कृपाल एक दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इनके नाम को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा था। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी विस्तृत टिप्पणी की है। इनका मामला तो मित्रों बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग है, 2017 से, यानी 5 वर्षों से अधिक समय से इनका मामला पेंडिंग है। अगर इनकी जो पहली सिफारिश की गई थी मित्रों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जज बनाने के लिए, वो सिफारिश थी 13 अक्टूबर 2017 को। तो सोचिए 13 अक्टूबर 2017 को सिफारिश की गई थी और उस जमाने से आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं 2023 में, यानी 18 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनके नाम की सिफारिश की थी। इनके नाम बार बार जा रहे हैं 2017 से और इनके नाम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लौटा दिया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिर 2017 से बार बार किन मामलों पे क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सौरभ कृपाल को लेकर केंद्र सरकार ने पाया। तो देखिए, आईबी रिपोर्ट्स और खुफिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी है, रॉ रिपोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने अपलोड कर दिया है उसे, उसमें 2 बड़ी आपत्तियां केंद्र सरकार की तरफ से सौरभ कृपाल के मामले पे की जा रही है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार का आरोप यह है उनके गोपनीय रिपोर्ट में कि वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके अत्यंत मुखर हैं। वो गे हैं, सौरभ कृपाल गे हैं और उनको लेके इस मामले को वो कभी छुपाते नहीं हैं, वो खुल के बोलते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की गोपनीयता को भंग किया है। भंग नहीं करना चाहिए और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो तमाम स्थितियां हैं, जो यहाँ की कानूनी स्थितियां हैं, उसमें भी इस प्रकार के ओरिएंटेशन के लिए जो है कि कोई बहुत उपयुक्त स्थितियां यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये इसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक बड़ा ढाल बनाया कि आखिर वो इतना खुल के अपने इस मामले को कैसे रखते हैं वो। और केंद्र सरकार ने यह भी आरोप लगा दिया वो जितना खुल के अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर बोलते हैं, ऐसे में वो गे समुदाय के लोगों के लिए पक्षपाती हो सकते हैं। यानी अगर उनसे संबंधित कोई मामला अगर उनके पास आएगा तो उनकी तटस्थता या उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। ये केंद्र सरकार के तर्क है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका खंडन पेश किया है मित्रों, और खंडन पेश करते हुए फिर से इस नाम को भेजा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्पष्ट कर दिया कि LGBTQ को लेके, यानी कि चाहे भारत में जो है कि लेस्बियन या अन्य जो और सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखते हैं उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने उन्हें संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। तो यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था में उन्हें पूरा अधिकार है। इस प्रकार के ओरिएंटेशन के लोगों के अधिकार को खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो उनके सौरभ कृपाल के जिस व्यक्तित्व को केंद्र सरकार कमजोरी मानती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह उनके व्यक्तित्व की विशेषता है, और वो विशेषता भी कोई छोटी मोटी विशेषता नहीं है, वह उनके व्यक्तित्व की अद्भुत विशेषता है। क्योंकि वो एक ऐसे लैंगिक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो समाज में संख्या में काफी छोटा है, उसको वो कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। उनके मुखर एक तरह से उस अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जब वो मुखर होकर बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने पूरे समूह को, उस समूह जो लोग भी उस समूह में ओरिएंटेशन रखते हैं उन सबों को वो मुखरता प्रदान करता है। इसलिए यह उनकी व्यक्तित्व की बड़ी अद्भुत, इनक्रेडिबल एक तरह से कह लीजिए विशेषता है ऐसे। और इस कारण से तो वो और भी ज्यादा योग्य होते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। यानी जिस पॉइंट को केंद्र सरकार ने कमजोर बिंदु माना आज से नहीं 2017 से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उसकी व्याख्या कर दी। एक और दूसरा आरोप है केंद्र सरकार की तरफ से सौरभ कृपाल के ऊपर कि जो उनके पार्टनर हैं, उनके पार्टनर विदेशी हैं, वो स्विस नागरिक हैं।
दिल्ली स्थित स्विस दूतावास में काम करते हैं उनके पार्टनर। तो केंद्र सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास सरकार की कई गोपनीय जानकारियां पहुंचती हैं अलग अलग मामलों के संदर्भ में। ऐसे स्थिति में वो गोपनीय जानकारी उनके पास से, सौरभ कृपाल के पास से उनके पार्टनर के पास पहुंचेगी, विदेशी पार्टनर के पास से, और विदेशी पार्टनर के पास से किसी शत्रु देश के पास पहुंच सकता है। ये जो तर्क मैंने पूरा रखा है, ये केंद्र सरकार का तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तर्क भी बड़े कमजोर किस्म के हैं। किसी के विदेशी पार्टनर हो जाने के संवैधानिक पदधारी के क्या उसको उसकी अयोग्यता मानी जाएगी? अतीत में भी कई सारे संवैधानिक पदधारी ऐसे रहे हैं जिनकी पत्नियां विदेशी रही हैं, और वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पदधारी हैं और सरकार में भी हैं जिनके पत्नियां विदेशी हैं। तो इसलिए ये कोई मामला नहीं होता। इस तरह के मापदंड केवल सौरभ कृपाल के लिए क्यों? अगर ये मापदंड इतना कठोर है, इतना कठिन है, तो फिर ये मापदंड सबों के लिए होना चाहिए। आप सौरभ कृपाल के लिए एक स्पेशल मापदंड बना रहे हैं। हालांकि मित्रों, सौरभ कृपाल को मीडिया में किसी भी प्रकार के बयान देने के लिए उन्हें मना किया गया है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है मित्रों इस बार कि इस बार जिन आपत्तियों के साथ पुराने नामों को वो वापस कर रहे हैं, उन नामों को केंद्र सरकार बिल्कुल स्वीकार करे। क्योंकि एक बार आप केंद्र सरकार लौटा सकती है अपनी आपत्तियों के साथ, दोबारा उन नामों को जो वो लौटाती है वो गलत है। केंद्र सरकार बाध्य है उन नामों, उन सिफारिशों को मानने के लिए। एक जो तीसरा नाम और है, जॉन सत्तेन। इनको नाम को लेकर भी बड़ी विवाद की स्थिति रही है। 16 फरवरी 2022 को जॉन सत्तेन के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से मद्रास हाई कोर्ट के लिए की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों जॉन सत्तेन के नाम को भी वापस लौटा दिया। बड़ी रोचक है कि क्या मामले थे जॉन सत्तेन के ऊपर, उनके नाम को क्यों लौटाया गया, उसमें क्या कहा। एक तरह से रॉ रिपोर्ट्स ने, आईबी रिपोर्ट्स ने, खुफिया रिपोर्ट्स ने, सुनने में तो इतने बड़े बड़े खुफिया एजेंसियों के नाम हैं, लेकिन जब आप रिपोर्ट सुनेंगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने द क्विंट के, एक समाचार एजेंसी है द क्विंट, हम लोग जानते हैं, तो द क्विंट के एक आर्टिकल को उन्होंने शेयर किया। उस आर्टिकल में मोदी सरकार की आलोचना की गई थी। तो ये आरोप है उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम लोग एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। जैसा कि सोमशेखर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 19(1) के तहत उन्हें पूरा अधिकार है कि वो सरकार विरोधी चीज़ों की वो आलोचना कर सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में हम लोग अगर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे? यही तो हमारी डेमोक्रेसी की मुख्य विशेषता है। दूसरी एक उनके ऊपर एक और आरोप बड़े बड़े खुफिया एजेंसियों ने लगाए हैं जॉन सत्तेन के ऊपर। वो आरोप है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्ड किया था, व्हाट्सएप पे कुछ सूचनाएं भेजी थी जिससे देश की भावनाएं आहत हो गई, ठेस पहुंची देश की भावनाओं को। यहाँ पे आरोप ये था, अनीता एक मेडिकल की छात्रा थी, उस छात्रा ने जो है कि सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। तो उस आत्महत्या को जॉन सत्तेन ने कहा था कि ये राजनीतिक दगाबाजी है। वो ये कहना चाह रहे थे कि युवाओं के लिए जिस तरह से अवसर होने चाहिए भारत में, जिस तरह से उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, राजनीतिक दल तमाम दावे वादे करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति वो हो नहीं पाती है। और ये आलोचना कहते कहते एक तरह से वो कहते हैं सेम फॉर इंडिया, यानी कि युवाओं के साथ जब युवा हताश होकर आत्महत्या करने के लिए अगर परेशान होते हैं तो ये सेम फॉर इंडिया वाली स्थिति है। सेम फॉर इंडिया ये हैशटैग के साथ एक तरह से उसको शेयर किया था व्हाट्सएप पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी कहा कि पहले तो व्हाट्सएप पे अगर किसी चीज़ को शेयर किया जा रहा है कहीं पे, तो उसे देश के लिए जो है कि या किसी के ठेस भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला कैसे माना जाएगा? उसे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर रहे हैं। दूसरे, यहाँ पे भी एक गंभीर मुद्दे की आलोचना की गई है। अगर हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं या फिर हमारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जब जीवन से इतना ज़्यादा हमारे व्यवस्था से परेशान हो जा रहा है और निराश और हताश होकर अगर वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, तो वैसे स्थिति में कोई भी व्यक्ति भावुक होकर इस प्रकार की आलोचना कर सकता है। जॉन सत्तेन को भी ऐसी आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है। इन आलोचनाओं के आधार पर उनके तमाम जो उनकी भीतर की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उसका क्या खंडन किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े विस्तार से कहा कि सरकार के आलोचना के आधार पर जो अलग अलग
जजेस की सिफारिशों को रोका जा रहा है वो कहीं से स्वीकार्य नहीं है। आपको उन नामों को स्वीकार करना पड़ेगा और इस तरह से इनके नाम की भी सिफारिश 18 जनवरी 2023 को फिर से मद्रास हाईकोर्ट के जज बनने के लिए कर दी गई है। तो मित्रों, पूरे मामले का लब्बो लुभाव ये है कि तनाव केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बड़ी बढ़ती चली जा रही है। अब तक इस प्रकार की असहमतियां पहले भी रहा करती थी। केंद्र सरकार खुफिया, जब भी कॉलेजियम कोई नाम भेजता है तो केंद्र सरकार थोड़ी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से उन जजेस के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उनको अगर कोई असहमति प्रकट करनी होती तो उन सूचनाओं को फिर से कॉलेजियम को भेज दिया जाता है। और उसमें परंपरा यह है कि ये मान के भेज दिया जाता है कि शायद कॉलेजियम के जजेस को ये जानकारियां उन्हें पता नहीं होगी, तो इन जानकारियों के साथ वो एक बार फिर से पुनर्विचार कर लें। तो एक बार वो पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उन नामों की जब सिफारिश की जाती है तो केंद्र सरकार उसे मानने के लिए बाध्य है। लेकिन यहाँ तो एक तरह से ये सिस्टम ऐसा बना है कि बार बार नामों की सिफारिश की जा रही है। सौरभ कृपाल के मामले में हम लोग देख रहे हैं कि वो 2017 से ही सिफारिशें चल रही हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि सरकार अगर, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भी है कि लग रहा है कि सरकार एनजेएससी से के मामले को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जब उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो उसके बाद से सरकार बहुत नाराज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप भले उस मामले को होकर नाराज हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम ही काम कर रहा है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम के सिफारिश को मानना, अगर वो दोबारा नाम भेज दे रहा है उसको मानना आपके लिए बाध्यकारिता की स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाँ ये जरूर किया कि वो जो तमाम गोपनीय चीज़ें होती थी, जो ये तमाम चीज़ों का एक्सचेंज होता था वो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में होती थी, उस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने उसके आपत्तियों को पब्लिक डोमेन में रख दिया है। मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता के एक नए आयाम को, वो पारदर्शिता के एक नए पैमाने को फिर से उसने बनाया है, जिसके लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए सभी देशवासियों को।